नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में आई हरियाणा की कई किसान यूनियन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करके जताया समर्थन। कहा, केंद्र के प्रयासों से किसानों को मिल रहा है फायदा। नीति और नियत से किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है सरकार। फिक्की की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, कृषि सुधारों से किसानों को मिलेंगे नए बाजार और नए विकल्प। उद्योग जगत से गांव और छोटे शहरों में निवेश करने का आह्वान। राज्यसभा के लिए निर्वाचित बीजेपी के सुशील कुमार मोदी, सीमा और अरुण सिंह ने ली सदस्यता की शपथ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दी शुभकामनाएं। उच्च सदन में गरिमा और अनुशासन बनाए रखने में योगदान की अपील। लद्दाख सीमा पर तनाव को लेकर भारत का चीन पर आरोप। कहा, एलएसी से जुड़े समझौतों का पालन नहीं कर रहा है चीन। फिक्की की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध चीन के उकसावे वाली कार्रवाई का नतीजा। और पेरिस जलवायु समझौते के 5 साल पूरे। अब से कुछ देर में विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व नेताओं को एक साथ लाना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई प्रतिबद्धताएं तैयार करना सम्मेलन का मकसद। हरियाणा के कई किसान यूनियनों ने कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया है और इसी सिलसिले में हरियाणा के किसान प्रतिनिधियों ने आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान कृषि सुधार से जुड़े बिल को लेकर चर्चा हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के समग्र विकास और देश में कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आज हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फ़ायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। आज जो ये आंदोलन है वामपंथियों का और जो तोड़फोड़ करने वाले का, यो असल में किसान आंदोलन नहीं रहा, उसका राजनीतिक रूप ले लिया है। वो किसान का जो हम क्या कि किसान को असली आजादी इन 3 कानूनों से किसानों को मिलेगी। इस बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार हर हाल में किसानों के हितों की रक्षा करेगी और एमएसपी को सुनिश्चित करेगी। दुष्यंत चौटाला ने सुधारों पर किसानों की तमाम शंकाएं जल्द ही खत्म होंगी। मैं होपफुल हूं कि केंद्र जिस तरह के प्रयास कर रही है और फार्मर यूनियंस की जो मांग है इसके ऊपर 24 पेज का रिप्लाई केंद्र ने दिया था। म्यूचुअल सहमति इस पे आएगी जिससे प्रदेश के अंदर जो बॉर्डर पे व्यवस्था है वो भी सामान्य होगी और ये जो मांग है इसके ऊपर भी एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ कंक्लूजन आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की सालाना बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों के जरिए अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र इसका उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार नीति से और नियत से किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिक्की की सालाना आम सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में किए गए कृषि सुधारों का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें वैकल्पिक बाजार उपलब्ध कराना और बाधाओं को दूर करना है। साथ ही नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए कृषि क्षेत्र में निवेश लाना है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एग्रीकल्चर पर प्राइवेट सेक्टर द्वारा जितना निवेश किया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से उतना नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत आज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ने उद्योगों से गांव और छोटे शहरों में निवेश बढ़ाने का आग्रह भी किया। 21वीं सदी के भारत की ग्रोथ को गांव और छोटे शहर ही सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को गांव और छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे गांवों में रहने वाले भाई बहनों के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधार की रफ्तार उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से लड़ने के लिए भारत ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विदेशी निवेशकों ने कोविड के प्रकोप के दौरान भारत में रिकॉर्ड निवेश किया। भारत ने जिस तरह बीते कुछ महीनों में एकजुट होकर काम किया है, नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं, स्थितियों को संभाला है, उसने पूरी दुनिया को चकित करके रख दिया है। बीते 6 वर्षों में दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना था, वो बीते महीनों में और मजबूत हुआ है। एफडीआई हो या एफपीआई, विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट भारत में किया है और निरंतर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को तैयार करने और भारत के उद्योगों को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने का माध्यम है। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि से जुड़े सभी व्यवसायियों और बुद्धिजीवियों से कृषि कानून के फायदों के बारे में बात करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों के फायदे के लिए है। दिल्ली में आज फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अतीत की व्यवस्था को बदले बिना इन कानूनों से किसानों के लिए व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण भारत में और निवेश आएगा और किसानों की आय बढ़ेगी। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वामपंथी दल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो उनके बहकावे में ना आकर सरकार से बातचीत करें। किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। This is one government which has been committed to farmer welfare. This is a government which has almost doubled procurement under minimum support price MSP, which is wrongly sought to be portrayed as being under danger. This is a government
that has ensured that farmers get a 50% over their cost of production. This is a government that has increased the agricultural budget nearly 6 times and never before increased to today being nearly $20 billion. 1.34 lakh crores being invested in the agricultural sector. This is a government that's committed to doubling farmers' income. And these laws are but one aspect of the overall effort that we have done in this direction. I would urge all of you to educate the farmers in your sphere of influence. ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते की आज 5वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर अहम अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। 4 नवंबर 2016 से पेरिस जलवायु समझौता लागू किया गया था। पहली बार सभी देश कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी और सबके हित के प्रयासों के लिए एकजुट हुए। पेरिस समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। पेरिस जलवायु समझौते को 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में 196 देशों ने स्वीकार किया था। ये समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। जलवायु परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान स्थिति पिछले 100 साल से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों का नतीजा है। अमेरिका ने ग्रीन हाउस गैसों का 25%, यूरोप ने 22%, जबकि चीन ने 13% उत्सर्जन किया। इन गैसों के कुल उत्सर्जन में भारत का हिस्सा केवल 3% है। भारत इस जलवायु परिवर्तन के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन विश्व के जिम्मेदार देश के रूप में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अभियान में योगदान दिया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का हिस्सा पहले भी कम था और अब भी बहुत कम है। वर्तमान में भारत कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सिर्फ 6.8% ही उत्सर्जित करता है, जो अमेरिका और चीन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की तुलना में केवल 1.9 टन है। दुनिया के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र और 17% आबादी के साथ भारत ने दुनिया के 8% जैव विविधता और 24.56% वनों को संरक्षित किया है। भारत 2030 तक उत्सर्जन को सकल घरेलू उत्पाद के 33 से 35% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें से यह पहले ही 21% हासिल कर चुका है और शेष अगले 10 साल में हासिल किया जाएगा। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो पेरिस समझौते का पालन करते हैं। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी से धरती के तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने में मदद मिलेगी। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला G20 का एकमात्र देश है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की हाल की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2019 में भारत का उत्सर्जन 1.4% बढ़ा है, जो पिछले 1 दशक में प्रतिवर्ष औसतन 3.3% से बहुत कम है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के लिए भारत ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने कहा है कि चीन पहले के समझौतों का पालन नहीं करता, इसलिए सीमा पर तनाव बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिक्की की बैठक में ये बात कही। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिक पिछले कई महीनों से आमने सामने हैं और इस स्थिति के लिए चीन जिम्मेदार है। शनिवार को फिक्की की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में पिछले समझौतों का पालन नहीं करके भारत के साथ धोखेबाजी की है। I think the events of this year have been very disturbing. They have raised some very basic concerns because they have happened because the other party has not abided by agreements that we have had with them. About respecting and observing the line of actual control and not bringing forces to the line of actual control. So, in a sense, I would say it's like in your world, you'll be dealing with somebody who has violated the terms of a contract. विदेश मंत्री ने कहा कि गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के दौरान 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और ये पूरी तरीके से अनुचित था।
उन्होंने कहा कि चीन की इस हरकत ने भारत की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। What has happened is not actually in the interest of China, because what it has done is it has significantly impacted public sentiment. And I don't believe that the events of this year have helped, at all. I mean, in fact, I think the real danger is that the goodwill which was so carefully, developed will dissipate. But I also would say that yes, we are being tested. I have every confidence that we will rise to the occasion. भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों का ये 70वां साल है, लेकिन सीमा पर भारतीय सैनिकों के खिलाफ चीन की कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों में बड़ा बदलाव ला दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज उनके आवास पर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मुलाकात करके उन्हें आंध्र प्रदेश के एलुरु में ताजा स्वास्थ्य हालात से अवगत कराया। स्वास्थ्य सचिव ने प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाली केंद्रीय समिति के निष्कर्षों के बारे में जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में रहस्यमय बीमारी से पीड़ित होने के बाद कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। उपराष्ट्रपति की पहल पर केंद्र सरकार ने 8 दिसंबर को चिकित्सा विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय टीम को आंध्र प्रदेश के एलुरु के दौरे पर भेजा था। बीमारी की खबर मिलने के बाद उपराष्ट्रपति ने पहले जिलाधिकारी से बात की। उन्होंने एम्स के निदेशक से भी इस संबंध में बात की। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी इस संबंध में बात करके हर मुमकिन मदद भेजने की बात कही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को संसद से पारित हुए 1 साल हो गया है। पिछले साल 9 दिसंबर को लोकसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी गई थी और इसके बाद 11 दिसंबर को राज्यसभा में इस विधेयक को पारित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को इसे मंजूरी दी थी। नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को 11 साल की बजाय 5 साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों की भी भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल के सालों में खत्म हो गई है, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी दुनिया का हर व्यक्ति बिना किसी परेशानी के अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व का गरीब से गरीब व्यक्ति इन सुविधाओं का हकदार है, जिसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए इलाज, अस्पताल का खर्च, दवाइयां आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इसमें आने वाले खर्च को मरीज के कंधे पर न डालकर इसे संयुक्त रूप से उठाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को स्वास्थ्य के मानवाधिकार के रूप में भी घोषित करता है। ऐसे 100 से भी ज्यादा देश हैं जिनकी आय स्वास्थ्य खर्च के मामले में अन्य विकसित देशों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से काफी निम्न है। संयुक्त राष्ट्र की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने इसका खास ध्यान रखा है कि कोई भी व्यक्ति बिना वित्तीय परेशानी के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। देश में कोविड-19 से पीड़ितों की संख्या घटकर 3.66% रह गई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से रोगियों की संख्या में गिरावट जारी है और यह करीब 3,59,000 पर पहुंच गई है। वहीं दैनिक मामलों की संख्या भी 30,000 के करीब बनी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। भारत में फिलहाल रिकवरी रेट 94.89% है। वहीं सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 3.66% हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 33,494 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दैनिक नए मामलों की संख्या 30,005 रही है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,59,000 हो गई है। वहीं कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 93 लाख को पार कर गई है। इस समय देश में महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या रोगियों की तुलना में 25 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों से देश भर में कई जिंदगियां बचाई जा सकी हैं।
और मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 442 लोग महामारी का शिकार हुए हैं। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,42,628 हो गया है। ICMR के मुताबिक देश में शुक्रवार को 10,65,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 15,26,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।